हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू करण अर्जुन बैच। तो दोस्तों हम लोगों ने शुरू किया था हमारा जर्नी अकाउंटिंग का, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 का लगभग 6 यूनिट कवर कर चुके और आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर 1 के आखिरी पड़ाव पे, जो है यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इतना एज सच यूज नहीं है सीए फाउंडेशन लेवल पे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए अलग से बुक आता है इंटरमीडिएट में और फाइनल में भी, बराबर। तो इंटर में और फाइनल में अकाउंटिंग का आप लोगों को डिटेल में स्टडी करना है। तो फाउंडेशन में आप लोगों को सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, बराबर, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस लिए बनाया है, किसने बनाया है, ये सारी चीजें आप लोगों को बेसिक बेसिक चीजें ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है यहाँ पे, स्टैंडर्ड का मतलब है यहाँ पे नथिंग बट अ रूल्स एंड रेगुलेशन, जस्ट लाइक पॉलिसी। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन होता क्या? इसमें तो डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें लिखा है। जैसे आप अगर डेफिनेशन देखोगे, देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद इशू ऑफ, किस चीज का इशू को डील करता है? रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। भैया ट्रांजेक्शन में क्या दिक्कत गया, ठीक है, ट्रांजेक्शन को मेजर करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इवेंट को प्रेजेंट करने के लिए, और डिस्क्लोज करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब है क्या बच्चों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ती है ना, सबसे पहले ये समझो। देखो, आप लोगों को अगर गाड़ी चलानी है या आप लोगों को गाड़ी खरीदना है तो सिंपल सी बात है, गाड़ी खरीदने के पहले, गाड़ी सीखने पहले आप लोगों को भैया ट्रैफिक रूल्स पता रहना जरूरी है। आपको कल जाके अगर पुलिस वाले ने पकड़ा तो आप ये नहीं बोल सकते मुझे तो पता ही नहीं था कि भैया रेड सिग्नल पे रुकना पड़ता है, ग्रीन पे निकलना पड़ता है, बिना हेलमेट के भी गाड़ी चला सकते हो। ऐसा आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। तो सिंपल सी बात है, जैसा कोई गाड़ी को चलाने के लिए आप लोगों को ट्रैफिक रूल्स पता रहना जरूरी है, वैसे ही अकाउंटिंग को करने के लिए आप लोगों को अकाउंटिंग के रूल्स पता रहना जरूरी है। अब ट्रैफिक रूल्स तो भैया आरटीओ ने लिखे, बराबर, ठीक है। जैसा अगर मान लो बैंक्स है, बैंक्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन किसने लिखे है? आरबीआई ने, ठीक है। जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम है सेबी का। तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाया, ये सबसे मेन सवाल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है बच्चों हमारे प्यारे आईसीएआई ने, बराबर। तो आईसीएआई ने बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इसमें बताया है कुछ अकाउंटिंग के रूल्स, जिसमें लगभग 29 रूल्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दी है 29 का। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को वैसे भी मैं बोला कि फाउंडेशन में सिंपल थ्योरी ध्यान में रखना है, आप लोगों को इंटर लेवल पे आएगा। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 ऐसा करते करते 29 ना। अब देखो, जैसा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में आप लोगों को बताया गया है, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे डिस्क्लोज करें, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बोला है, कंटीजेंट इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, ठीक है, फिर रेवेन्यू रिकग्निशन, पीपीई, ठीक है, पीपीई मतलब यहाँ पे हो जाता है फिक्स एसेट्स, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट, इन्वेस्टमेंट, अमलगमेशन, बोरोइंग कॉस्ट। अब ये जितनी भी चीजें है ना बच्चों, ये थोड़ा कहीं ना कहीं सीए इंटर और फाइनल लेवल में काम में आएंगी, क्योंकि उसमें आप लोगों को मैंने अभी बोला अलग से बुक रहेगा जिसमें से हम लोगों को सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ना पड़ेगा वन बाय वन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या बोलता है, बराबर। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का ना मेन पर्पस क्या है ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आते हैं अपन, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन पे समझते हैं, थोड़ा टेक्निकल है पर समझने की कोशिश करते हैं कि बोल क्या रहा है। देखो यहाँ पे तो बेनिफिट्स लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है ये देखते हैं। अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज, ये देखिए सेकंड वाला, यहां से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, बराबर। क्या है? रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यू बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी बॉडी converting aspects, recognition, measurement, presentation, disclosure of accounting transaction and event in a financial statement। मैंने वही चीजें बोला है जो यहाँ पे लिखा है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली डिस्क्लोज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, जो बनाया जाता है यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग बॉडी के थ्रू, और हमारी यहाँ पे अकाउंटिंग बॉडी बनाया गया है आईसीएआई के थ्रू, बराबर।
अब आईसीएआई ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, ये ध्यान में रखना बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जो अप्लीकेबल रहेगा ओनली एंड ओनली इन इंडिया, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अप्लीकेबल रहेगा ओनली इन इंडिया, ठीक है। अब दूसरा एक रहता है जिसमें आप लोगों का आईएफआरएस आता है। अगर आईएफआरएस आप लोगों ने नहीं सुना तो मैं बता दूं, ये है फॉरेन स्टैंडर्ड, ठीक है। जब कभी भी हम लोग इंडिया के बाहर से कोई भी सामान परचेज कर रहे, सेल कर रहे, बाहर के इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे, इंडिया के कुछ लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे, तो उनमें भी अकाउंटिंग का काम होता है। तो यहाँ पे एक बॉडी है, जैसा हमारा आईसीए था वैसे IASB, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसने बनाया है यहाँ पे IFRS इज इक्विवेलेंट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये देखो यहाँ पे FR का मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, और ये जो है ना, जैसे ये अप्लीकेबल होगा ओनली इन इंडिया, वैसे ये होगा फॉरेन ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। फॉरेन से हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे वहां पे, और ये अप्लीकेबल कब होगा, जब हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं विद इन इंडिया। तो ये दो चीजें ना बच्चों आप लोग ध्यान में रखो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ अप्लीकेबल होगा और IFRS कहाँ अप्लीकेबल होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग समझ में आया हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल मीनिंग समझ में रखो। आप लोगों को वैसे आने वाले टाइम पे इसको डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चैप्टर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2, तो बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।